नमस्कार दोस्तों। हमारे देश का एक ऐसा संगठन जो कई वर्षों से हमारे देश में रहते हुए हमारे देश को तोड़ने की बातें करता है और देश को बांटने की बातें करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। जो लोग नहीं जानते खालिस्तान क्या है, इसकी जन्म कुंडली के बारे में, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप सारी डिटेल सारी बातें आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि खालिस्तान का अर्थ क्या होता है। खालिस्तान का अर्थ ये होता है दोस्तों, द लैंड ऑफ खालसा। इसका हिंदी में अनुवाद करें तो खालसा के लिए एक अलग देश, यानी सिखों के लिए एक अलग देश। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इसकी जन्म कुंडली के बारे में और इसके यानी खालिस्तान के लिए इस देश में आज तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर सन 1929 को। उस समय लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था, जिस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू एक पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। तब कांग्रेस के इस मांग को 3 समूहों ने विरोध किया। पहले थे भीमराव अंबेडकर, जो दलित समूह की अगुवाई कर रहे थे, और दूसरा था मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग पक्ष की मॉनिटरिंग कर रहा था, और तीसरा था तारा सिंह, जो अकाली दल के लिए खड़े होकर सिखों के लिए अलग देश की मांग कर रहा था। उस समय इन लोगों की बातों को सभी लोग टालते रहे। उसके बाद समय आया 1947 का, जब अंग्रेज अपने देश भारत को 2 गुटों में विभाजित करने की योजना बना रहे थे। तब भी कुछ सिख नेताओं ने खालिस्तान के नाम पर एक अलग देश मांग करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि एक अच्छा अवसर है, जिस तरह भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन रहा है, उन्हें लगा कि भारत से अलग होकर एक खालिस्तान देश भी बन जाएगा। पर भारत से अलग होकर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन खालिस्तान नहीं बन सका। इसके लिए अकाली दल के नेताओं ने कई बार देश में हिंसक झड़प, मार दंगे और आंदोलन कराया, जिनमें कई लोगों की जानें गई। वर्ष 1950 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने पंजाब को अलग देश बनाने के लिए साफ तौर पे मना कर दिया। अकाली दल पार्टी के जन्म हुए कुछ ही वक्त हुए थे, तभी इस पार्टी ने पंजाब में बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर ली। बेशुमार लोकप्रियता हासिल करने के बाद पंजाब में ज़बरदस्त आंदोलन शुरू हुआ, जबकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय ही पंजाब 2 हिस्सों में बंट चुका था। पहला हिस्सा था पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा था भारत के पास। सिखों के लिए अलग देश की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलता रहा। जिस तरह हमारे और आपके घरों में जब कोई बच्चा किसी वस्तु के लिए जिद करता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे उस वस्तु को दे दें, और जब नहीं दे सकते तो किसी और वस्तु भी देने की दिलासा करते हैं। ठीक उसी प्रकार अकाली दल के नेताओं का प्रदर्शन आंदोलन जब जारी रहा तो भारत सरकार ने थक हार कर उन्हें एक अलग राज्य देने की घोषणा कर दी, जिसके लिए उनके मन में थोड़ी तसल्ली तो मिली, लेकिन थोड़ी तसल्ली भी, क्योंकि उनके मन में तो एक अलग देश की मांग को लेकर काफ़ी सब कुछ हो रहा था। सन 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा इन गुटों को दिया गया, जिसका नाम पंजाब ही रहा, और दूसरा हिस्सा हिंदी बोलने वालों के लिए दिया गया, जिसका नाम हरियाणा पड़ा, और तीसरा हिस्सा था चंडीगढ़, जिसे इन दोनों की राजधानी बनाया गया। लेकिन राजधानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच आज भी विवाद बना हुआ है। सन 1969 में पंजाब विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में डाटा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का उम्मीदवार जगजीत सिंह चौहान खड़ा हुआ, लेकिन इस चुनाव में वो बुरी तरह से हार गया, और चुनाव हारने के बाद जगजीत चौहान ब्रिटेन चला गया। आप सभी लोग शायद ये जानते होंगे कि ये गोरे लोग हमारे देश के दुश्मनों की खातिरदारी इतनी क्यों करते हैं। जब जगजीत चौहान ब्रिटेन चला गया तो वो खातिरदारी वहाँ करवाता रहा, और वहाँ से ही खालिस्तान के लिए आंदोलन यहाँ पे कराना शुरू कर दिया। सन 1971 में इस जगजीत ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान के आंदोलन के लिए भीख मांगते हुए एक विज्ञापन कराया। उसके बाद सन 1977 में जगजीत फिर भारत आया, और 2 साल बाद फिर से वो ब्रिटेन चला गया। फिर वो वहाँ जाकर खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी। इंदिरा गांधी की सरकार ने सिखों के लिए अलग राज्य दे दिया, जिससे पंजाब में कुछ दिनों तक शांति तो रही, लेकिन जिस आदमी को पागल कुत्ते ने काटा हो वो कब तक शांत बैठेगा। मैं अपने सभी सिख भाइयों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हें बोल रहा हूँ जो हमारे देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो हमारे देश की एकता को देखना नहीं चाहते। हमारे देश के कितने सिख भाइयों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक दे दिए और शहीद हो गए, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे देश को तोड़ने की बातें करते हैं।
इन्हें तो उन शब्दों में समझाने का मन करता है, पर क्या करें, उन शब्दों को हम यहाँ बोल नहीं सकते। जब अकाली दल पंजाब में मजबूत पार्टी बन गई, तब अकाली दल ने 1973 में पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने की मांग रखी थी। इसके बाद 1978 में अकाली दल ने पंजाब में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें पंजाब को ज़्यादा अधिकार देने के कुछ प्रस्ताव थे। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का अधिकार पंजाब में रक्षा के लिए विदेश नीति, मुद्रा तथा दूरसंचार पर अधिकार होगा। बाकी सब अधिकारों पर राज्य सरकार अपनी फैसला तय करेगी। इसके बाद 13 अप्रैल 1978 को अकाली दल के कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 13 अकाली दल के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद रोष दिवस मनाया गया और इसमें जर्नैल भिंडरावाले ने हिस्सा लिया। भिंडरावाले ने पंजाब को लेकर जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा, जिससे पंजाब के लोगों की सहमति मिले और पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने का अवसर मिल सके। ऐसे ही समय बीतता गया और 80 के दशक आते आते पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ती गईं। सन 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और संपादक लाला जगत नारायण की हत्या हो गई। इस हत्या को अंजाम देने वाला भिंडरावाला था, जो पंजाब में हो रहे जगह जगह कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन पर्याप्त सबूत न होने के कारण गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। अब पुलिस क्या करती, उनके भी तो बाल बच्चे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अप्रैल 1983 को पंजाब पुलिस के DIG AS अटल की हत्या गोली मारकर कर दी गई। उसके कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं का कत्ल कर दिया। बढ़ती हिंसक घटनाओं को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके पहले 1982 में पंजाब के स्वर्ण मंदिर को भिंडरावाला ने अपना ठिकाना बना लिया था। पंजाब की बढ़ती हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरावाला को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल KS का कहना था कि कुछ ही दिनों बाद खालिस्तान की घोषणा होने जा रहे थे, जिसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन यानी ब्लू स्टार को अंजाम देना जरूरी था। सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया और 1 जून को ही सेना ने स्वर्ण मंदिर की घेराबंदी शुरू कर दी। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया और बस सेवाएं भी रोक दी गई तथा फ़ोन कनेक्शन भी काट दिए गए और विदेशी मीडिया को बाहर जाने के लिए बोल दिया गया। फिर उसके 2 दिन बाद 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से ही सेना ने गोलीबारी शुरू कर दिया। अगले दिन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक स्वर्ण मंदिर पर पहुंच गए, जहां भिंडरवाला अपना ठिकाना बनाकर बैठा था। फिर भीषण खून खराबा शुरू हुआ और 6 जून को भिंडरवाला को मार दिया गया। स्वर्ण मंदिर पर केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का पूरे देश में विरोध हुआ। कुछ सिख समुदाय ने इसकी आलोचना की और कांग्रेस में भी फूट पड़ गया। कुछ आम लोगों की भी मौत हो गई, जिससे पंजाब के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और सिख के कई लेखकों ने अपने पुरस्कार वापस कर दिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और 249 सैनिक घायल हुए थे और वहीं 493 चरमपंथी या आम नागरिक मारे गए थे तथा 83 लोग घायल हुए थे और 1592 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसे बस इतना सुनकर चौंकिए मत, भिंडरवाला की मौत के बाद देश में हालात बहुत बिगड़ गए थे। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख गार्ड ने किया था और हत्या इतनी क्रूरता से हुई थी कि उनके शरीर पूरे छत बिछत हो गए थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे होने लगे और दंगे इतने भयावह थे कि आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, केवल देश की राजधानी दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। और वहीं देश भर की बात करें तो पूरे देश में 3350 सिख मारे गए थे। इस प्रकार मौतों का सिलसिला बढ़ता गया। दिन था 23 जून 1985 का। कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट में भिंडरवाला के आदमियों ने बम रख दिया और एयर इंडिया की फ़्लाइट को हवा में ही ब्लास्ट करा दिया, जिससे विमान में सवार सभी 329 यात्रियों और सभी क्रू मेंबर की मृत्यु हो गई। तब बब्बर खालसा के गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए भिंडरावाला की मौत का बदला बताया था। फिर उसके बाद 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले जनरल AS की हत्या कर दी गई। तब खालिस्तान को लीड करने वाले दंगाइयों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। फिर उसके बाद 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने CM बेअंत सिंह के कार के सामने अपने आप को ब्लास्ट करा लिया, जिससे CM बेअंत सिंह की मौत हो गई। इतना सब कुछ बताने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बताने की ज़रूरत है। हालांकि खालिस्तान आंदोलन तो अब बंद हो गया है, लेकिन ये कभी कभी जहरीले नाग की तरह अपना फन उठाता है हमारे देश को तोड़ने के लिए। विदेशों में कई देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा
अभी भी खालिस्तान समर्थकों के लिए एक केंद्र बना हुआ है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसे जाहिलों और दरिंदों को देश से ख़त्म करें और देश से प्रेम करने वालों और शांति से रहने वालों के लिए जीने का अवसर प्रदान करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।